डिजीज़ ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ते हैं। इसमें 2 डिजीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक है मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेगी, एक है लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, ठीक है? तो जो नर्व होती है, वो जाती है मसल की तरफ, ठीक है? हमारा मसल काम कैसे करता है? नर्व जा रही है ब्रेन से इसकी तरफ, मसल की तरफ, और मसल को इनर्वेट कर रही है, तो उसके थ्रू मसल एक्टिविटी करता है। जितने भी मसल्स को नर्व जा रही होती है, मोस्टली एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। नर्व और मसल के दरमियान एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, नर्व से रिलीज़ होता है, मसल पे अटैच होता है। मसल पे किधर अटैच होता है? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे। मसल के ऊपर रिसेप्टर होता है एसिटाइलकोलिन का, उस पर अटैच हो जाती है एसिटाइलकोलिन, और मसल कंट्रैक्शन कॉज करता है। अगर उन रिसेप्टर्स की कमी हो जाए, क्या हो सकती है? ऑटो इम्यून अपना जो बॉडी के जो सेल्स है वो उस पर अटैक कर रिसेप्टर्स को ख़त्म कर दे, तो रिसेप्टर्स की कमी हो जाएगी। जब रिसेप्टर्स की कमी हो जाएगी तो मसल कंट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, मैंने बताया नर्व से मसल के दरमियान एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है नर्व से। तो नर्व से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने के लिए उधर पहले कैल्शियम जो है अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होती है, कैल्शियम रिसेप्टर्स के थ्रू अंदर जाता है। कैल्शियम के जो वो है गेट्स होते हैं, ठीक है? तो अगर कैल्शियम गेटेड चैनल जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, तो नर्व से एसिटाइलकोलिन बाहर नहीं निकलेगा। जब नर्व से एसिटाइलकोलिन बाहर नहीं निकलेगा तो मसल पे कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो अगर कैल्शियम चैनल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम कहलाता है। तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में एसिटाइलकोलिन नर्व से निकल रहा ही नहीं है बाहर, जबकि मायस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन नर्व से बाहर निकल रहा है लेकिन अटैच नहीं हो रहा मसल पे। तो दोनों में क्या होगा? मसल वीकनेस होगी, ठीक है? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है? पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है जो कि इसे डिस्ट्रक्ट करते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसमें। मैस्थीनिया ग्रेविस में जैसे ही आप काम करते हैं, मसल पे एक्टिविटी करते हैं, तो मसल में वीकनेस थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है, एक्टिविटी के साथ साथ वीकनेस उसमें शुरू हो जाती है। जबकि लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में काम करने के साथ साथ वीकनेस कम होने शुरू हो जाती है। उसमें स्टार्ट में वीकनेस होती है, इसमें बाद में वीकनेस शुरू होती है। इसकी रेस्ट के साथ वीकनेस ख़त्म हो जाती है, सही है? तो इसमें टोसिस और डिप्लोपिया मेन चीज़ है, फर्स्ट सिम्टम है जिसके थ्रू आप डायग्नोज कर सकते हैं। सही हो गया? फैटीग हो जाती है इसमें, टोसिस मतलब आईलिड ड्रॉपिंग, और डिप्लोपिया डबल विजन। इसमें सारे साइंस जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, पेपिलरी रिस्पांस नॉर्मल होता है। इसके अलावा जो ये सेंसरी एबनॉर्मलिटी नहीं होती, ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन नहीं होता। अफेक्टेड एज ग्रुप 20 to 30 ईयर्स वुमेन ज़्यादा होती है, 60 to 70 ईयर्स मैन ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही साथ उन पेशेंट्स को थाइमिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है 65%। अगर 100 लोग हैं जिनको मायस्थीनिया ग्रेविस हुए, उन्हें 65 लोगों को थाइमिक हाइपरप्लेजिया हुआ होगा थाइमस ग्लैंड का, या 15 लोगों को उनमें थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर हुआ होगा, थाइमोमा। तो इसके लिए 3 टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए। एक है टेंसाइलॉन टेस्ट, एक इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक, और एक एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है। टेंसाइलॉन में क्या होता है? देखिए, मैंने बताया नर्व से एसिटाइलकोलिन निकल रहा है, लेकिन रिसेप्टर्स मसल के ऊपर कम है जिसके ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा, तो उसमें एड्रोफोनियम देते हैं उस पेशेंट को। एड्रोफोनियम क्या करता है? एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होती उधर। जब नर्व से एसिटाइलकोलिन निकलता है, वो जब अपना काम कर लेता है तो उधर ही ब्रेक डाउन हो जाती है एसिटाइलकोलिन की, ठीक है? तो एड्रोफोनियम की वजह से एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, उधर ज़्यादा होगी एसिटाइलकोलिन। तो बेशक रिसेप्टर्स कम हो लेकिन एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। तो अगर उस बंदे को हम एड्रोफोनियम दे आईवी और उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाए विद इन 30 सेकेंड्स, तो हम कहते हैं इस बंदे को मायस्थीनिया ग्रेविस है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है? इसमें डिक्रीमेंटल रिस्पांस शो करेगा मसल स्टार्ट में, तो उसमें स्ट्रेंथ होगी। जब उसको नर्व वो देगा, स्टिमुलेशन देगा, तो मसल स्टार्ट में सही से वो करेगा कंट्रैक्ट, उसके बाद थोड़ा वीक हो जाएगा और वीक हो जाएगा, तो वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीमेंटल रिस्पांस आएगा। एंटीबॉडीज़ जो एसिटाइलकोलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं उनका टेस्ट चेक करते हैं। 80 to 90% लोगों में इसका पॉजिटिव आता है। मायस्थीनिया ग्रेविस अगर 100 लोगों के, उनमें से 90% लोग 90 लोगों को एसिटाइलकोलिन के एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर वो नहीं आया तो एंटी मस्क एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट है एसिटाइलकोलिन, इसमें जो है वो ऑटो एंटी एक तो एंटीबॉडीज़ बन रही है, ठीक है? एंटीबॉडीज़ को हम लोग इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, या उस जगह पे एसिटाइलकोलिन को हम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? वो जो मैंने बताया एड्रोफोनियम जिस तरह काम करता है,
एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को रोकता है। उधर जो एंजाइम है कोलिनेस्टरेज एंजाइम, वो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है। अगर एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट दे, जैसे कि फाइसोस्टिग्मीन हो गया, पिरिडोस्टिग्मीन हो गया, तो वो क्या करेगा, वो उधर उस एंजाइम को रोक देगा, तो उधर एसिटाइलकोलिन नहीं टूटेगा, तो वो पेशेंट सही से मसल थोड़ा बहुत कंट्रैक्ट कर सकेगा। और इम्यूनोलॉजिक ट्रीटमेंट्स एक्यूट स्टेज में प्लाज्माफेरेसिस या आईवीआईजी करते हैं। और क्रोनिक ट्रीटमेंट इसकी ये होती है कि क्रोनिक जितने भी इम्यून ऑटो इम्यून होते हैं उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, ठीक है, इसमें भी कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। साथ ही साथ इम्यूनोसप्रेसेंट में एजाथायोप्रिन या साइक्लोफॉस्फामाइड दे सकते हैं, और थाइमक्टोमी कर सकते हैं अगर उस पेशेंट को थाइमोमा हुआ है, थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर है, या उन पेशेंट्स में एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ गई है, और साथ ही साथ 45 ईयर्स से अगर एज कम है, ठीक है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, मतलब आंखों के मसल्स के अलावा और बॉडी के मसल्स भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में फिर थाइमेक्टोमी करती है। या उस पेशेंट को ट्यूमर हुआ है या ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तब करेंगे। एक है माइस्थेनिक क्राइसिस, जब एकदम से एक पेशेंट को अटैक आया है, उसकी जो बॉडी है ना, उसने ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाई और सारे के सारे मसल्स के रिसेप्टर्स ख़राब हो रहे हैं, तो एकदम से लीथल है ये, एकदम से उसके मसल रिस्पायरेटरी फेलियर भी लीड हो सकती है और एस्पायरेशन भी हो सकता है। तो इसमें जैसे ही टेंसाइलॉन टेस्ट करते हैं तो एकदम से उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो टेंसाइलॉन टेस्ट इसमें एकदम पॉजिटिव आता है। ट्रीटमेंट इसकी यही, ये एक्यूट है तो इसमें एक्यूट में आप प्लाज्माफेरेसिस, आईवीआईजी, और साथ ही साथ इसमें कोर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। कोलिनर्जिक क्राइसिस, जब आप इस पेशेंट माइस्थेनिक ग्रेविस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो आप उनको एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट देते हैं। जब एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट देते हैं तो पूरी बॉडी में एसिटाइलकोलिन काफ़ी ज़्यादा जगहों पे काम करता है ना, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ में, तो एसिटाइलकोलिन और जगहों पे भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो उनमें आ सकते हैं, जैसे मसल फेसिकुलेशन, पैरालिसिस, स्वेटिंग, एक्सेसिव सलाइवेशन, ये सारे सिम्टम्स एसिटाइलकोलिन के रिलेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के रिलेटेड। तो उन लोगों में फिर ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, फिर हम लोग एसिटाइलकोलिन का जो हमने एजेंट दिया हुआ है वो कम करते जाएंगे, ताकि एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो, उसकी मकदार इतनी ज़्यादा बॉडी में ना हो कि ये सारे सिम्टम्स हों।